क्या आपको कभी मधुमक्खियों ने काटा है? जो भी हो, यह होता बड़ा दर्दनाक है। इनके काटने के बाद उस जगह पर बहुत जलन होती है और उस जगह पर काफी दिनों तक सूजन रह जाती है। पर यह जितना बुरा आपके लिए है, उससे भी ज्यादा बुरा उस मधुमक्खी के लिए है जिसने आपको काटा, क्योंकि काटने के कुछ ही देर बाद वो मर जाती है। सोचने की बात यह है कि किसी भी जानवर का डिफेंस मैकेनिज्म क्यों ऐसा होगा कि वो खुद इसकी जान ले ले। हमें अभी इस बारे में बहुत कुछ जानना है, तो आइए चलते हैं बी स्टिंग के पीछे के सीक्रेट को जानने और समझने। स्टेप बाय स्टेप स्टिंग। आप यह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, पर सच यह है, जितनी बार भी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है, ज्यादातर इसमें आपकी गलती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मधुमक्खियां तब तक हमला नहीं करती जब तक आप उनके छत्ते के पास ना जाए या जब तक उनको आपसे खतरा महसूस ना हो। पर आपने सुना होगा कि सारी बीज डंक मारते ही मर जाती है, पर असल में सिर्फ मधुमक्खी यानी हनी बीज ही डंक मारने पर मरती है। मधुमक्खी का डंक दो हिस्सों में जुड़ा होता है और जिनमें छोटे छोटे से हुक्स बने होते हैं जो हमारी स्किन में जाकर धंस जाते हैं, और जब हनी बी इसे निकालना चाहती है तो यह निकल नहीं पाते। ज्यादा जोर लगाने पर इस डंक के साथ हनी बी के मसल्स, नर्व्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी निकल आते हैं और वह मर जाती है। पर जब हनी बीज दूसरी बीज पर हमला करती है, तब यह डंक वापस निकल आता है। असल में यह सब डिपेंड करता है कि किसी भी जानवर की मसल्स में कितने फाइबर्स है। बाकी बीज में फाइबर कम होते हैं, इस वजह से हनी बी अपना डंक आसानी से निकाल लेती है, और बड़े जानवरों की मसल्स में ज्यादा फाइबर्स होते हैं, इस वजह से वो डंक उन फाइबर में फंस जाता है और हनी बी इस वजह से मारी जाती है। जब कोई हनी बी हमें डंक मारती है, तब वो एक मेलेटिन नाम का टॉक्सिक केमिकल हमारी बॉडी में छोड़ती है, जिस वजह से हमें दर्द होता है। तो जब कोई कहता है कि उन्हें बी स्टिंग से एलर्जी है, तो वो असल में मेलेटिन से एलर्जी होती है, क्योंकि यह केमिकल पानी में घुल सकता है, इस वजह से यह आपकी पूरी बॉडी में बहुत तेजी से फैलता है। जब भी आपको कोई हनी बी डंक मारती है तो सबसे पहले उसका डंक निकाल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक वह डंक आपकी स्किन में रहेगा, वह लगातार मेलेटिन छोड़ता रहेगा और दर्द बढ़ता ही रहेगा। यह तो हमने देख लिया कि हनी बी कैसे मरती है। आइए अब देखते हैं कि यह डंक क्यों मारती है। यह जानने के लिए बने रहिए। स्टिंगलेस बीज। यह बात शायद आपको एक मजाक लगे, पर मैं आपको बता दूं कि सारी मेल बीज और कुछ अलग अलग फैमिलीज की फीमेल बीज डंक नहीं मार सकती है। इसमें से एक है एंड्रोमेडा। इस प्रजाति के डंक मारने की क्षमता इतनी कम हो गई है कि यह चाहकर भी आपको डंक नहीं मार सकती। बीज का एक अलग समूह जिसका नाम है मेलेफोनाइन्स, स्टिंगलेस बीज के नाम से भी जानी जाती है। यह बीज अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राजील और मेक्सिको के हिस्सों में पाई जाती है। तो सवाल यह है कि अगर यह बीज डंक नहीं मार सकती तो फिर यह खुद को डिफेंड कैसे करती है? तो इसका जवाब है काट के। यह बीज बाकी बीज की तरह डंक ना मार के काटकर अपना बचाव करती है। एक आम स्टिंगलेस बीज के छत्ते में 3000 से 80,000 तक वर्कर बीज रहती है, और इन स्पीशीज में से कुछ ही इंसानों के खाने लायक शहद बना पाती है। डंक मारने वाली बीज पर वापस आते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि बीज डंक मारने का फैसला क्यों करती है? इसका जवाब जानने से पहले हमें फेरोमोन्स को समझना होगा। फेरोमोन एक केमिकल का मिक्सचर है जो एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, जिससे उसकी स्पीशीज के बाकी मेंबर्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादातर केस में ऑर्गेनिज्म की स्मेल्स की सेंस से एक्सचेंज होती है। यह फेरोमोन बीज के सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अलार्म फेरोमोन, जो एक तरह के रिलीज फेरोमोन होता है, तब निकलता है जब कोई भी बीज किसी को डंक मार लेती है। इससे बाकी बीज को एक खतरे का सिग्नल चले जाता है। पर इन्हें यह कब पता चलता है कि कब स्टिंग करना है और कब नहीं? एक रिसर्चर्स की टीम ने यह पता लगाया कि यह पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में फेरोमोन है। तो जितना ज्यादा बीज किसी को स्टिंग करती है, उस वक्त एटमॉस्फेयर में उतना ही ज्यादा फेरोमोन मौजूद होता है, जो बाकी बीज को और ज्यादा अटैक करने का सिग्नल देता है। किलर बीज। नॉर्थ और साउथ अमेरिका की अफ्रीकनाइज्ड बीज 1956 में साइंटिस्ट्स द्वारा ब्राजील लाई गई, क्योंकि वो हनी बीज को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रखना चाहते थे। यह सारी बीज क्वारंटाइन में रखी गई, पर इनमें से 26 क्वीन बीज बाहर निकल आई और नेटिव ब्राजीलियन बीज के साथ मेट करने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि वो बीज बहुत अग्रेसिव और बहुत जानलेवा म्यूटेंट बीज बन गई। यह अफ्रीकानाइज्ड बीज बहुत डिफेंसिव होती है और यह पूरी ताकत के साथ फाइट बैक करती हैं। इस स्पीशीज ने अभी तक 1000 लोगों को बहुत बुरी तरह घायल किया है, और यह बीज लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा पीछा करती है। अब सवाल यह है कि एक इंसान कितने बी स्टिंग सह सकता है?
इसका जवाब है अपने वजन के 1 किलो के लिए 10 to 12 बी स्टिंग, यानी 1000 बी स्टिंग एक आदमी के लिए और 500 बी स्टिंग एक बच्चे के लिए। वास्प का डंक मधुमक्खी की तरह नहीं होता। इसका मतलब कि यह अनगिनत बार आपको डंक मार सकता है। वास्प के डंक में अलग तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। कंपेयर करने के लिए 0 से 14 के पीएच स्केल में बी स्टिंग 4.5 से 5.5 पीएच तक होता है। जो एसिडिक ज्यादा है वही वास्प का स्टिंग 6.8 से 6.9 तक होता है, जो एल्कलाइन ज्यादा होता है। द हॉर्नेट। वैसे तो हॉर्नेट एक तरह के वैप्स होते हैं, पर एक आम वास्प के मुकाबले हॉर्नेट लगभग 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यह एक तरीके के पैरासाइट के लिए बिल्कुल सही लंबाई है, जिसका नाम है ज़ीनोज़मोटोनी। ज़ेमोज़मोटोनी की वजह से हॉर्नेट अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। स्टिंग स्पानर्स। एक हेल्थी क्वीन एक दिन में 3000 तक अंडे दे सकती है, और वही जब एक क्वीन दूसरी क्वीन से मिलती है तो यह एक जानलेवा फाइट बन जाती है। जब किसी छत्ते की क्वीन मर जाती है तब बाकी बीज रिप्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं, और अगर गलती से कोई वर्कर बी क्वीन की प्रेजेंस में अंडे देने की कोशिश करती है तब एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि एक छत्ते में बस एक रानी हो सकती है। कहते हैं कि हाथी जितना बड़ा जानवर वैसे तो एक छोटे से चूहे से डरता है, पर एक और जानवर है जिससे हाथी बहुत डरता है। जी हाँ, सही सोचा आपने, वो है मधुमक्खी। वैसे तो इंसान के विपरीत हाथी की स्किन बहुत हार्ड होती है, पर यह बीज हाथी के कमजोर हिस्सों जैसे हाथी की सूंड, मुंह और आंख जैसे हिस्सों में हमला करते हैं और हाथी दर्द से पागल हो जाता है। बी थेरेपी। अभी तक आपने बीज के बारे में जितना भी सुना आपको यही लग रहा होगा कि हमें बीज से ज्यादा दूर रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि बीज उनके लिए अच्छी है, क्योंकि बी वेनम थेरेपी नाम की एक थेरेपी काफी लोगों में मशहूर है। बी स्टिंग किसी भी जगह की ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, और जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम है उनको इससे काफी मदद मिलती है। किसे पता था कि एक छोटी सी बी के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होगी। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।